बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे और कीमती तजिया तबसरा लेंगे, उन टॉपिक्स में टॉप ऑफ द लिस्ट शामिल है सानिहा 9 मई। और सानिहा 9 मई के हवाले से DGISPR ने भी एक बहुत ही दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत ही आई ओपनिंग किस्म के फैक्ट्स थे जिन पर उन्होंने बात की, और बहुत से सहाफ़ी हजरात का भी वो बड़े खुले दिल के साथ सवालात के जवाबात भी हमें देते दिखाई दिए। सो सानिहा 9 मई को इस तनाजुर में भी देखेंगे, और साथ ही PTI लीडरान की जो मीटिंग हुई है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से, उस पर भी काफ़ी बहस हमारे सियासी हलकों में चल रही है। सो किस जानिब ये सारे हालात जाएंगे, इस पर तजिया तबसरा लेंगे अब्दुल बासित साहब का। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बहुत ही अमेजिंग किस्म का एक फैक्ट उन्होंने बताया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुस्तान में खुद हिंदुओं की तादाद में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई है, और मुसलमानों की तादाद अगर ग्राफिकली बात की जाए सो काफ़ी बढ़ी है। इस पर भी हम डिटेल तजिया तबसरा लेंगे अब्दुल बासित साहब का, और साथ ही डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो बिगड़ी औलाद है उसकी इजराइल, उसको बड़ा एक रेड फ्लैग दिखाया है। अपने जो उसके आर्म्स हैं उसको उसकी तरसील रोक दी है, मजीद इमदाद देने से भी इनकार कर दिया है। किस जानिब जा रहे हैं ये सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स, इस पे तजिया तबसरा लेंगे अब्दुल बासित साहब का। स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th of May, क्या हुआ 9 मई को? एक बड़ा डेडलॉक बरकरार हो चुका है इस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप? DGISPR ने बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बरमला इजहार किया है कि माफ़ी के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं। सबसे पहले तो देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और मुआज़रत कि मैं आज स्टूडियो से मौजूद नहीं हूँ। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक़ है, ऑब्वियसली हम सभी इस पे रंजीदा हैं, और एक सानिया तो हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ का एक पहलू नहीं होता, एक ज़ावे नहीं होता देखने का। अगर आप हुकूमती इदारों को देखें, जिस तरह DGISPR की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने अपना बयानिया दिया, फिर उसके बाद PTI के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। लेकिन एक बात खुशाइन है कि दोनों साइड्स इस बात पे तो इत्तेफाक कर रही हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये तरीक़ा यही है, आगे चलें और एक महदूद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये बात मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कि ये एक जो भी 9 मई को हुआ, क्या वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था PTI के मेंबर्स का, या कोई प्री प्लान मामला था कि जी, क्योंकि पार्टीज जो भी हैं इदारे वो एंटिसिपेट तो करते हैं। क्या ये PTI ने एंटिसिपेट किया हुआ था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम ये करेंगे, ये चीज़ें होंगी? तो ये बुनियादी मेरे इस ख्याल में एग्जैक्टली जो जितनी भी डिबेट है वो इसी सारी कंफ्यूजन के गिर्द घूमती है। अगर ये मामला हल हो जाए, खुल जाए, तो फिर तो कोई बात रह नहीं जा रही। क्योंकि इस वक्त देखिए, जो हम क्लिप्स देख रहे हैं, वीडियो क्लिप्स उस जमाने के, उस वक्त उस पिछले साल के, तो उससे बड़ी कंफ्यूजन फैल रही है। फिर ये भी हमने देखा कि बहुत से लोगों का, जिनके बारे में बताया गया कि लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको छोड़ दिया गया। साल गुजरने के बाद हमें कोई इंडाइटमेंट नजर नहीं आई, ऐसी चीज नजर नहीं आई कि किसी पे ट्रायल शुरू किया गया हो या किसी को सजा मिली हो फॉर दैट। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की जानिब से ये भी इजहार किया गया है कि जितने भी मुल्जिमान हैं सानिहा 9 मई के, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात है, पहुंचाया जाए। अगर कोई सही फेयर ट्रायल, ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो सकता है जिसमें तमाम चीजें खुल के सामने आ जाएं, तो शायद फिर हमें जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये तमाम चीजें सामने नहीं आती और जो ट्रायल हो रहे हैं उससे भी किसी को एतमाद नहीं है, काबिले मतलब एक लिहाज से उसमें भी झोल हैं, तो फिर ऑब्वियसली उन ट्रायल का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब हुकूमत भी और अपोजिशन भी, PTI भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, तो फिर क्या हर्ज है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, बट प्रॉपर कंक्रीट टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिस तरह मैंने कहा, वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए
कि 2 महीने में 3 महीने में इन्होंने अपनी फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट हमें देनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं या बाज़ मंजर आम पर नहीं लाई जाती, उनको मंजर आम पर नहीं लाई जाती, बिल्कुल तमाम वो चीज़ें हैं और वो इब्हाम रहता है उन तो लेकिन बासित साहब यहाँ पे बहुत बड़ा सवालिया निशान, बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ा सवालिया निशान ट्रुथफुलनेस ऑफ सोर्सेज पर भी तो उठता है कि व्हाट वुड बी द ट्रुथफुलनेस ऑफ द सोर्सेज, किन सोर्सेज से जो इत्तलात आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, कौन सी राइट हैं कौन सी रॉन्ग हैं। ये तो देखिए ना, कमीशन का काम होगा, अगर कमीशन नहीं बनाते तो इस जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनमें काम ही होगा। लेकिन सवाल यही है कि देखिए इंफॉर्मेशन तो हर मुख्तलिफ ज़राए से आपको मिलती है, तो हमारा कमीशन का काम यही होगा कि उसको सिफ्ट थ्रू करे, देखे, और इसके लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है, सिर्फ बुनियादी तौर पे ये इस्टेब्लिश करना है मेरे ख्याल में। जो जिस तरह मैंने पहले कहा, जो नब है, एसेंस है इस चीज़ का, वो यही है कि आगे ये प्री प्लान था, ये स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि भारत कोई माने ना माने पीटीआई की एक फॉलोइंग तो है, और वो पहले ये कह भी चुके थे कोट ऑन कोट के इमरान खान इज आवर रेड लाइन। तो ये भी मुमकिन है कि पहले से प्री प्लान हो। अगर ये प्री प्लान था, डिमॉन्स्ट्रेशन प्री प्लान थे, वो भी एक कुदरती चीज़ है, लेकिन क्या ये प्री प्लान था कि जो रियासत की इंस्टॉलेशंस हैं लाहौर में या दूसरे शहरों में, उन पर जो हमला किया गया, क्या ये प्री प्लान था? डेमोन्स्ट्रेशन तो प्री प्लान हो सकते हैं सर, कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, जो भी डेडलॉक अभी कायम हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन, आप इस डेडलॉक को किस तरह से देख रहे हैं? ये इसका एंड क्या होगा? देखिए, जहाँ तक माफ़ी का ताल्लुक है, वो तो मैं नहीं देख रहा कि इमरान खान किसी तौर भी अपोलोजाइज करेंगे। उन्होंने चूँकि कंडेम कर दिया, उनका कहना ये है कि मैं तो जी उस दिन बाहर था ही नहीं, ना मुझे मालूम था कि ये सब कुछ हुआ, तो मैं क्यों अपोलोजाइज करूँ। तो उन्होंने एक लिहाज से अपने आप को, फिर अगर वो अपोलोजाइज करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके ईमा पे सब कुछ हुआ है या उसके पीछे That's very important. Yes, एक कन्फेशन की सूरत इख्तियार कर जाएगा। बिल्कुल। अपॉलॉजी तो आई डू नॉट सी कि उनके पॉलिटिकल करियर, उनके पॉलिटिकल मिजाज के मुताबिक है। So the focus was on the diplomacy basically. मुझे थोड़ा बहुत पीटीआई के लोगों से शिकवा है कि एक तरफ देखें ना, आप दुनिया को क्यों इन्वॉल्व करते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर? अगर आप मीटिंग हो भी गई थी तो क्या जरूरत थी अमेरिका को बताने के लिए कि जी हमारे ये इश्यूज हैं, हमारे वो इश्यूज हैं? इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। आप दुनिया को इनवाइट करते हैं कि आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। अगर साइफर की हकीकत को हम मान लें या ये मान लें कि अमेरिका इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे था, तो फिर आप अमेरिका को मजीद दावत दे रहे हैं कि जी आपके जो इलेक्शंस हैं वो ठीक नहीं हुए और आप हुकूमत पे जोर डालिए कि दोबारा इलेक्शंस करवाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा ख्याल हमारे पॉलिटिशियंस को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए जब वो इंगेज करें अपने सफारतकारों से, तो कम से कम जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं इस किस्म की दावत न दें कि बिल्कुल डेविड ब्लोम जो है वो अमेरिकी सफ़ीर, तो यूँ लग रहा था कि वो शायद वॉइस राय हैं यहाँ पे, उन्होंने सारे मामलात यहाँ पे सेटल करने हैं और पीटीआई अपने जो ग्रीवेंसेस है उनके पास लेकर गई। हालांकि मीटिंग उसने सीख की अमेरिकी सफ़ीर ने, लेकिन लग ये रहा था कि पीटीआई के लोगों ने ये मीटिंग सीख की है और वो अपने ग्रीवेंसेस जाके उनके साथ डिस्कस करें कि हमारी हेल्प करें। मैं समझता हूँ कि ये रवैये हमारे ख़त्म होने चाहिए। जो हमारे पॉलिटिशियंस सफारत खानों की तरफ देखते हैं, ये मामला थोड़ी सी एक कौमी जो गैरत होती है, अहमियत होती है, उसको ज़रा रखें सामने। सर, डोमेस्टिक लेवल पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की ये मीटिंग थी, आप क्या समझते हैं कि इस मीटिंग के बाद जो उनका ग्राफ है वो मजीद डाउन आया है? अवाम क्या सोचती है इस हवाले से? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें बहुत सी चीज़ें इस वक्त मुंतहा ऐसी भी हो रही हैं जिसका शायद पीटीआई के लीडर को इल्म भी नहीं है। और जो पीटीआई की क़यादत बाहर है वो भी मुनक़सिम लगती है कि उनके यहाँ भी कोई एक पॉलिसी नहीं है। बहुत से लोग हैं, अगर आप देखिए पिछले एक हफ्ते में कितने बयानात मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के ग्राफ में या इमरान खान के ग्राफ में ये कहना बहुत मुश्किल है, और हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है इसके बगैर। आई थिंक देयर इज नो पार्टी एजेंडा लेफ्ट। हाँ, वो बात तो आपकी दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान की पीटीआई भी वन मैन शो है। अगर इमरान खान नहीं है तो पीटीआई इज माय व्यू नथिंग,
क्योंकि एक बड़ा मसला जो इमरान खान का था, उन्होंने पीटीआई को उस तरह एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे डेवलप नहीं किया। उन्होंने इसको वन पार्टी ही रखा, अनफॉर्चुनेट वन मैन पार्टी ही रखा। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज बिहाइंड दैट? उसकी वजह शायद ख्याल ही नहीं आया। उनका ख्याल यही था कि बस ये पार्टी, हालांकि बड़ी अच्छी पार्टी बन सकती थी ये, लेकिन शायद इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी अगर देखें, आइडियोलॉजी, देखिए इंस्टीट्यूशंस, पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और अगर वो उस पर काम करते, लोकल लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक उसको इस्टेब्लिश, देखिए ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस एक बहुत बड़ा मसला बन गया पीटीआई में, जिसकी वजह से उनको शायद सिंबल भी नहीं मिल सका। उसमें भी इख्तलाफात हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी उस तरह इंस्टीट्यूशंस नहीं बन पाई। एक दो पार्टियों के अलावा अगर आप देखें, सारी मौरूसी सियासत करती हैं, तमाम फैमिली डायनेस्टीज हैं, फैमिली पार्टीज हैं। इस वजह से शायद इमरान खान को क्या ये मौरूसी सियासत ही कामयाब है? कामयाब है, बहुत हद तक कामयाब है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप देखिए भारत में भी कांग्रेस कितने अरसे तक रूल करती रही। बांग्लादेश में अगर आप देखिए, हसीना वाजिद जो शेख मुजीबुर रहमान की दख्तर नेक हैं, वो कितने अरसे से वहाँ रूल कर रही हैं। इसी तरह जो उनकी अपोजिशन है, खालिदा ज़िया, वो भी ज़िया रहमान साहब जो सदर रहे हैं, उनकी बीवी हैं, बेवा हैं। तो इस लिहाज से एक हमारे साउथ एशिया में ये है तो सही कि फैमिली पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन ये तभी ख़त्म हो सकती है जबकि पार्टीज खुद अपने आप को स्ट्रेंथन करें, इंट्रा पार्टी में डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे जमहूरियत हो, जो इलेक्शंस होते हैं वो ठीक तरीके से, जो पार्टी के अंदर। बासित साहब, हमें प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब भी बरमला इजहार करते नजर आए और उनका भी ये बयान हमने सुना है कि हम एक पार्लियामेंट से बिल पास करवाएंगे, जो भी सानिहा 9 मई के मुल्जिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। एक जानिब DGISPR का ये बयान, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर का ये बयान। सो आप क्या समझते हैं कि जो बानी PTI हैं उनके लिए जितनी भी हर्डल्स हैं उनमें मजीद इजाफा ही होने वाला है, उनकी मुश्किलात में इजाफा ही होता जाएगा, या कहीं पे कुछ आसानियां देख रहे हैं उनके लिए? मुझे तो कोई आसानियां फिलहाल फोर्सेबल फ्यूचर में नज़र नहीं आती। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इस वक्त मिलिट्री क़यादत है और जो हमारी इस वक्त हुकूमत भी है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जल्दी कोई बाहर आ रहे हैं या उनके मसाइल ख़त्म हो रहे हैं। वो अभी अंदर ही रहेंगे, जेल ही में रहेंगे। मुमकिन है साल 1.5 साल के बाद कुछ तब्दीली आए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं देख रहा। साल 1.5 साल का अरसा देख रहे हैं आप? जी हाँ, इसमें मुझे तो यही लगता है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टाइम, यस। और शायद PTI के लोगों के लिए ये मायूसी भी हो, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है नाक़िस, यही है, कहती है कि अभी कोई रिकन्सिलिएशन, कोई मूड कहीं नहीं है और ये मामलात इस तरह ही चलते रहेंगे। और PTI की जो लीडरशिप है, इमरान खान, वो जेल ही में रहेंगे, उनकी रिहा होने के कोई चांसेस नहीं हैं। और कोशिश ये आप ये भी देखेंगे कि जो बाहर क़यादत है उनमें मज़ीद दरारें भी पड़ेंगी और PTI कमज़ोर होगी बहैसियत पार्टी, लेकिन इमरान खान की फॉलोइंग भारत जितनी भी है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, ये फॉलोइंग एक जानिब, बासित साहब की ओपिनियन में तकरीबन साल से 1.5 साल का अरसा लग सकता है, जितनी भी पाकिस्तानी सियासत में ये जो इस्तराब पाया जा रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि ये जो वक्त है इसका दौरानिया कम से कम होगा, ताकि जितने डोमेस्टिक हमारे पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो सेटलमेंट की तरफ जाएँ, और साथ ही जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, फोकस उस पर हो, नेशनल ट्रस्ट पे हो। यहां लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बासित साहब, अपने नाज़रीन को हम बताते चलेंगे कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई है, जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से लेकर 2015 तक जो हिंदुस्तान है, खुद उसी के अंदर हिंदुओं की तादाद में बहुत बड़ी कमी देखने में आई है। और जो पॉपुलेशन की बात की जाए, सो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है? जी, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, जिसने तकरीबन 7-8 माह पहले ये स्टडी शुरू की, और ये 167 ममालिक इसमें कवर किए। सिर्फ भारत नहीं है सही, लेकिन ऑब्वियसली और भी ममालिक हैं इसमें, लेकिन साउथ एशिया पे ज़्यादा फोकस है। अब पहला तो ये है कि भाई इस रिपोर्ट को इस वक्त क्यों रिलीज़ किया गया जबकि भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं।
क्योंकि जो इसकी फाइंडिंग्स हैं वो ऑब्वियसली जो हिंदुत्व का नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको री इन्फोर्स करता है। एक लिहाज से जिस तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स को पेश किया गया है वो भी बड़ा एक अलार्मिंग लगता है कि जी बहुत हालात ख़राब हैं और मुसलमानों की जो तादाद है कुछ सालों बाद 30-40 साल बाद मुसलमान तो यहाँ भारत में अक्सरियत में हो जाएंगे, तो इसलिए बड़े मुसलमानों को दबा के रखना चाहिए। दैट काइंड ऑफ जो नैरेटिव हिंदुत्व बना रहा है, या मोदी साहब की स्पीचेस आप ले लीजिए जो इस वक्त वो कर रहे हैं, या अमित शाह या राजनाथ सिंह, जितने भी बीजेपी की लीडरशिप है वो इसी बात पे बार बार यही कर रही है कि जी मुसलमानों की बड़ी यहाँ पे उनको अपीजमेंट हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक लिहाज से टाइमिंग जो है इसकी मेरे हिसाब से क्वेश्चनेबल है, और इंडिया में जो अपोजिशन है वो भी ये क्वेश्चंस रेज कर रही है कि भाई ये क्यों इस वक्त क्यों रिलीज की गई थोड़ा सा। would that be influencing the elections? होता है, क्योंकि इलेक्शंस में देखिए ना, एक जो भारत बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको ये रीइंफोर्स करती है। हालांकि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बहुत अर्थ शेकिंग बात नहीं है, लेकिन एक आम शख्स के लिए जो मीडिया हेडलाइन बनती है असल में वही सब चीज़ हो जाती है। और हम जानते हैं कि जो हेडलाइंस बनती हैं वो किस बुनियाद पे बनती हैं, वो सारे पॉलिटिकली स्क्यूड होती हैं और पॉलिटिकली बाइसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। So that builds the perception. हाँ, तो इस narrative building. हाँ, इस रिपोर्ट में दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मुसलमानों की तादाद या परसेंटेज जो है भारत में जो पॉपुलेशन है उससे तकरीबन 9% से बढ़कर ये 14% हो गई है। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्योंकि जो लास्ट सेंसस हुआ था भारत में वो याद रखिए कि 2011 को हुआ था, और हर 10 साल के बाद ये सेंसस जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है उनके यहाँ भी होता है, लेकिन 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। तो इस वक्त जो भारत की मुसलमान पॉपुलेशन है उसके बारे में यही है कि 14% के करीब है। तो सही है, सेंसस भी अगर कंडक्ट नहीं हुआ गवर्नमेंट की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं इसकी रीजन भी क्या, ये जो फैक्ट्स हैं इस एडवाइजरी रिपोर्ट के यही तो नहीं है? नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन, मोर और लेस ये रिपोर्ट उस तरह ठीक है, लेकिन जो हेडलाइंस बनी है ना उसमें मुझे प्रॉब्लम नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाकी जो मुसलमान हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जब बात की गई तो वहाँ कहा गया कि जी पाकिस्तान जब 1950 में हिंदुओं की जो तादाद थी पाकिस्तान में वो तकरीबन 13.5% थी, और अब ये कम हो के 65 साल के अरसे के बाद ये कम हो के तकरीबन 1.1% के करीब या 2% के करीब रह गई है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा कैच है, जब 13.5% वो कहते हैं कि 1950 में थी, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान ही पाकिस्तान का हिस्सा था जो अब बांग्लादेश बन गया है। अब किसी को ये मालूम नहीं है कि जो 13 या 13.5% जो हिंदुओं की आबादी थी उसमें ये ईस्ट पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान को देखें तो 1950 में हिंदुओं की जो यहाँ तादाद थी वो तकरीबन 1.7% थी टोटल पॉपुलेशन का, जो अब बढ़ के तकरीबन 2% हो गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा हमेशा से किया जाता है, बल्कि अभी भी अगर आप देखिए भारत के अखबारात में और बड़े इंटेलेक्चुअल्स भारत के वो ये क्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस वजह से वहाँ पे हिंदू जो हैं वो माइग्रेट करके जा रहे हैं दुनिया भर में, भारत में और। लेकिन अगर आप हकीकत में देखिए क्या इस माइग्रेशन के हवाले से कोई ठोस शवाहिद हैं उनके पास जो इस तरह का क्लेम करते हैं? कोई शवाहिद नहीं है। एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है ताकि जो उनका नैरेटिव है उसको रीइंफोर्स करें, और ये तमाम ममालिक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो भारत में इस वक्त हुकूमत जो है ना, वो कुछ लोगों का ख्याल है कि 230-240 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। गो कि बीजेपी ने क्लेम किया है या मोदी साहब ने कि इस दफ़ा तो जी उनकी सीटें तकरीबन 400 के करीब होंगी। अब चूंकि इस वक्त तक 3 फेजेस में इलेक्शंस हो चुके हैं, ये 7 फेजेस में इलेक्शंस होने हैं। चौथा फेज जो आना है वो 13 मई को आना है। अब जो 3 फेजेस हो चुके हैं उसमें जो वोटर टर्न आउट था
तकरीबन 60 से आप कह सकती हैं 64% के लगभग था। कुछ लोगों का ख्याल है, सिफोलॉजिस्ट जो हैं या जो इलेक्शंस को बड़े क्लोजली वॉच करते हैं, उनका कहना ये है कि जो बीजेपी की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक वोटर टर्न आउट उन इलाकों में नहीं हो रहा जहां पे बीजेपी की पिछले 2019 में अक्सरियत मिली थी। So this is not the turnout is not satisfactory. हाँ, फ्रॉम बीजेपी's पॉइंट ऑफ व्यू, खास तौर पे नॉर्थ में उन हलकों में जहां बीजेपी को अक्सरियत मिल सकती है। तो सर बिल्कुल बासित साहब, इस तनाजुर में आप क्या देखते हैं कि जो मोदी साहब हैं, इनको जो मुस्लिम मुखालिफ बयानात हैं ये ले डूबेंगे? नहीं, मुस्लिम मुखालिफ बयानात तो उनको हेल्प करेंगे जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो वोट है, हिंदू या काउ या हिंदी बेल्ट का जो वोट है नॉर्थ का खास तौर पे, वो ज़्यादा एक लिहाज से परेशान कुन हो जाता है कि जी मुसलमानों को यहाँ पे क्यों, उनकी आबादी क्यों बढ़ रही है। जिस तरह देखिए ना, कांग्रेस ने हालांकि कोई बात नहीं की, लेकिन मोदी साहब बार बार यही कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को अपीस कर रहे हैं, मुसलमानों को अपीस करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो इस इलेक्शन में आ रही है, वो पुलवामा का वाक़या है। मुंतहा पुलवामा का वाक़या आप जानती हैं 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें तकरीबन 40 के करीब सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ भारत की, उसमें वो हलाक हुए। बिल्कुल। उसके मामले में उसके बाद फिर बालाकोट भी हुआ था। वो पुलवामा के बारे में अभी परसों में देख रहा था, भारत के जो कांग्रेस पार्टी के महेंद्र प्रताप सिंह एक कैंडिडेट है उनके, फरीदाबाद हरियाणा में एक शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वहाँ उन्होंने दोबारा ये कहा कि पुलवामा का जो वाक़या है वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि बीजेपी ने खुद करवाया था। और उसके बाद फिर जो एक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। और इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ये जो सारा कन्वॉय आया था इसके पीछे बहुत से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को ये मशवरा दिया था कि चूंकि बहुत बड़ा कन्वॉय है, इसको आप एयर लिफ्ट करें रादर देन के बाय रोड आप इसको ट्रांसपोर्ट करें। लेकिन हुकूमत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। So the security policies are actually questioned here. तो उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए कि इसके पीछे कोई और चीज तो नहीं थी क्या, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था। सही। तो आज जो कांग्रेस भी यही बात कर रही है कि हुकूमत ने, जो बीजेपी की हुकूमत ने, उनको ये था कि शायद वो उतनी मेजॉरिटी ना ले सकें, तो उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा का करवाया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह बीजेपी को काफ़ी सीटें मिली। अभी भी आप देखिए, कल परसों पूंछ में जो एयरफोर्स कॉन्वाय था पूंछ के इलाके में, उस पर एक हमला हुआ जिसमें एक फौजी उनका हलाक हुआ। उसको भी बगैर कोई तहकीक किए हुए फौरी तौर पे ये कह दिया गया कि जी ये लश्कर तैयबा ने करवाया, ये पाकिस्तान से लोग आए, जो इनका हमेशा से वतीरा रहता है। कोई तहकीक नहीं करते, कोई शवाहिद जमा नहीं करते, मतलब कोई वाकया होता है तो उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स, उसके 2 मिनट के बाद ही ये बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि जी ये लश्कर तैयबा ने कराया, पाकिस्तान से हुआ, जैश मोहम्मद ने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ भारत के लोगों से कि वो इतने मासूम हैं, वो बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनको नहीं समझते, जो उनके तरीक़ाकार है उनको नहीं समझ पाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत के लोग अपना वोट तो उनका अपना हक है, जिसे वो देना चाहें दें, लेकिन जब तक ये बीजेपी की हुकूमत रहेगी उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ खुद एतमादी की फ़ज़ा पैदा हो सकती है। क्योंकि ये भारत, क्योंकि इनका हिंदुत्व का मामला है, इनका अखंड भारत का मामला है, इन तमाम चीज़ों को उन्हीं जो पर्सपेक्टिव है ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उन चीज़ों से उनकी तरह देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। तो भारत ये इलेक्शंस जो इस वक्त हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बासित साहब, ये 4th फेज में दाखिल हो चुका है जो भारत का इलेक्शन है। साथ ही हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में भी अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सो आप इनकी रेलेवेंसी किस तरह से देखते हैं और क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है भारत के इलेक्शंस का मकबूजा कश्मीर के इलेक्शंस पर? देखिए, पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि राजौरी पूंछ का जो सीट के इलेक्शंस होने थे ना, पिछले फेज में होने थे। सही। वो पोस्टपोन कर दिए गए और वो मेरे ख्याल में 25 मई को जो फेज आएगा उसमें होंगे। इन 13 मई को जो इसकी रीजन क्या है? हो रहा है,
उसमें ऑब्वियसली वहाँ पे एक लिहाज से अनरेस्ट है, वहाँ पे लोग खुश नहीं हैं। और जो अभी श्रीनगर में इंतखाबात होने जा रहे हैं 13 मई को, उसके बारे में बड़े से क्वेश्चंस हैं और लोगों का टर्न आउट यकीनन कम होगा। लेकिन अगर टर्न आउट ज़्यादा होता भी है तो लोग जो अपने लोकल मसाइल ना उसको सामने रखते हुए वोट देते हैं। उनको इस तरह इंटरप्रेट करना कि लोग चूंकि भारत के इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, तो ये तस्लीम ही कर रहे हैं कि वो जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। हालांकि ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अगर लोग इलेक्शंस में आते भी हैं तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके इश्यूज हैं, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए वो इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये तो यूनाइटेड नेशंस ने कई बार कहा है कि जो लोकल इलेक्शंस हैं वो नेमुल बदल नहीं हैं। इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड बेसिकली। नहीं, वो प्लेबिसिट का नेमुल बदल नहीं है। प्लेबिसिट जब होगा तो वो अपने हिसाब से होगा, यूएन का जो टेम्पलेट है उसके मुताबिक होगा। तो इनको इस तरह भारत की हुकूमतें इस तरह पेश करती हैं कि जी चूंकि जम्मू और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग भारत के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो इसलिए इसको ये समझा जाना चाहिए कि वो भारत को इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। हालांकि दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। अब जो श्रीनगर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है बारामूला वगैरह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद सज्जाद लोन की जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो भी सारी इसमें हिस्सा ले रही हैं। देखना, और ये भी बात लोग कह रहे हैं कि जो सज्जाद लोन है क्योंकि ये जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बीजेपी ने श्रीनगर में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया अपना, जम्मू में करेंगे लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट श्रीनगर में नहीं है। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, ये बात तो करें नया कश्मीर की, लेकिन नया कश्मीर जो है बड़ा वाज़ेह है कि वो क्या है। वो वही लोग हैं और वो एंटी इंडिया हैं, वो भारत से इल्हाक नहीं चाहते, ना भारत के साथ रहना चाहते हैं। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि भारत के लोग अपने आप को धोखा मत दें कि जम्मू और कश्मीर उनका इंटेग्रल पार्ट है। कि ये एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और इसको हल सर, होना है। बिल्कुल आपने ये जो पाकिस्तान भारत तनाज़े की बात की मकबूजा कश्मीर के तनाजुर में, दूसरी जानिब हमने देखा है कि जो मोदी साहब हैं वो हमेशा जो नैरेटिव बिल्डिंग अपनी करते हैं, इलेक्शंस में हो या कि हुक्मरान जमात का हिस्सा हो, वो हमेशा एंटी मुस्लिम स्पेसिफिकली एंटी पाकिस्तान हमें नैरेटिव बिल्डिंग उनकी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है। उनकी कोई स्पीच उठा के देख लें, उनके किसी भी किस्म का कोई इकदाम उठा के देख लें, सो उसमें एक चीज़ हमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है। सो आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम लगेगा उनको ये नैरेटिव बिल्डिंग अपना चेंज करने में, या कि जब तक वो हैं तब तक वो यही नैरेटिव बिल्डिंग टैक्टिक्स यूज करते रहेंगे? यूज करते रहेंगे वो, तो बल्कि आप इसमें देखेंगे कि और इजाफा होगा क्योंकि वुड दैट बी पेइंग बैक? या बिकॉज यू नो ये तो तीसरी बार मोदी साहब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं ना। उसके बाद जो है अभी तो चौथी दफ़ा भी आनी है 2029 में। उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बने। सही। अब ये तो नैरेटिव इस तरह ही बिल्ड हो, अगर ये नैरेटिव उनको पे ऑफ कर रहा है, इज पेइंग डिविडेंड्स इलेक्ट्रली। अच्छा सर, ये नैरेटिव तब तक ही पेइंग ऑफ कर रहा है, पेइंग बैक कर रहा है कि जब तक भारतीय अवाम जो है उनको ये नैरेटिव बिल्डिंग का मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उनको टैकल किया जा रहा है, उनको कैप्टिव बनाया जा रहा है उनके माइंड्स को। सो आप क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर इज इट पॉसिबल कि जो भारतीय अवाम है उनको बीजेपी का ये स्पेसिफिक एक प्रोपेगेंडा में भी ये सारा मैकेनिज्म समझ आ जाए? अपोजिशन का तो यहाँ पे जो भारत की अपोजिशन उनका तो यही मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो बीजेपी का नैरेटिव है उससे हवा निकल रही है, पंक्चर हो रहा है। सही। क्योंकि इकोनॉमिक जो तरक्की हो रही है उसका बेनिफिट आम लोगों को नहीं मिल रहा, वो ट्रिकल डाउन नहीं होगा। अगर ग्रोथ हो भी रही है 5-6% या भारत इस वक्त 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो गई है, तो जो 1% के ऊपर जो क्लास है ये सारा उससे बेनिफिट ले रहे हैं। अवाम को एक ट्रिकल डाउन है। और फिर दूसरी बात यह कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स शुरू कर रखे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ BISP है, इसी तरह वहाँ भी वो कोरोना भी राशन भी मुफ्त दे रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन उससे इकोनॉमिक रियलिटी उन लोगों की चेंज नहीं हो रही। So developmental plans are basically missing। और मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन हो, उसका फायदा सबको हो, तब तो अवाम खुश हो। लेकिन अवाम नहीं है, एम्बिवलेंस है, एंग्स्ट है कि जी ये लोग कहते हैं कि हमारी इकॉनमी इतने ट्रिलियन की होगी, इतनी ट्रिलियन की होगी, हमारे यहाँ तो जॉब्स नहीं मिल रही, हमें
हमारे तो बेनिफिट्स हमें मिल नहीं रहे। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है तो हमें कहाँ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये असर बड़ा जोर पकड़ रहा है और कांग्रेस इसी पे बिल्ड कर रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक फसाद क्रिएट किया हुआ है बीजेपी ने, और ये सारा जो हिंदुत्व का मामला भी है ये भी कहीं आकर बैक फायर करेगा। ये भी क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर में इंटरनेशनल जो इमेज भारत का है वो बहुत खराब हुआ है। यकीनी तौर पे मे बी बिफोर टाइम ये बात हो जाए, लेकिन आप क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देख रहे हैं इन इलेक्शंस के? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तकरीबन 2030 2040 से कम ही सीटें उनकी आएंगी। जो अक्सरियत चाहिए ना, सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत बनाने की, वो 272 सीटें चाहिए उनको, क्योंकि 543 सीटों में इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी आप देखना ये है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस कितनी सीटें ले सकती है। पिछले दफे उन्होंने 53 सीटें ली थी। लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि इस वक्त बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिलेगी तो बहुत सी पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगी, एक नई कोalition गवर्नमेंट सामने आएगी। ये भी लोगों का ख्याल है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड बी एबल टू गेट अ थर्ड टर्म। अब वो कितनी सीटें उनको मिलती हैं ये एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन लोगों का ख्याल यही है कि 230-240 एग्जैक्टली। सो द क्वेश्चन हियर, यहाँ पर लेंगे हम मुख्तसर सा वक्फा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम का अब हिस्सा बनाएंगे ओआईसी डिक्लेरेशन को। ओआईसी की जो समिट हुआ था, इस समिट में मुत्तफ़िका इसका बयानिया जारी किया गया और इस बयानिया में क्या कहा गया, अगेन जो रेपिटिशन हमने देखी वो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, टेरिटोरियल राइट्स की बात की गई। लेकिन ये जो एलामिया जारी किया गया है, ये जो बेंजुल डिक्लेरेशन है, बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाता है अगर हम मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन की बात करें। सो इस डिक्लेरेशन के मुताबिक सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स जो है उसकी बात की गई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दीज बोथ केसेस हमें ये बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आता है। साथ ही बात की जाती है टू द नोबल इस्लामिक वैल्यूज़ ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, पीस, सॉलिडारिटी, कंपैशन, टॉलरेंस, इक्वालिटी, जस्टिस। सो ये तमाम वो बातें हैं जो कि इन दोनों मसलों में मुस्लिम दुनिया को जो पेश मसाइल हैं, जो डायलेमास हैं, उनमें जो बहुत प्रोमिनेंट है मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, इन दोनों ही मसलों में ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये हमें मिसिंग नज़र आते हैं। सो बासित साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिक्लेरेशन को? इज़ इट अ पीस ऑफ पेपर? देखिए, वो तो हम पहले भी बात पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि ओआईसी की इतनी रेलेवेंस नहीं, लेकिन भारत एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, दुनिया की दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सवाल इसकी रेलेवेंस तो है, गो कि इस तरह इफेक्टिव नहीं रही। अब ये जो डिक्लेरेशन इशू हुआ है ये तकरीबन 39 सफ़ों का है और उसमें तकरीबन 269 पैराग्राफ्स हैं। मैं बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि जो अगली समिट है वो आज़रबाईजान बाकू में होगी। बाकू आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है, तो 2026 में अगली समिट होगी। जब बाकू की बात हुई तो मुझे याद आया कि मुझे भी बाकू जाने का इत्तेफाक हुआ। और जिस ज़माने में बाकू गया था वहाँ पे एक सराय मुल्तान भी थी। हमारे मुल्तान का शहर है ना, उसके नाम से एक सराय मुल्तान जो उनका ओल्ड टाउन है, तो वहाँ पे हमने बैठ के खाना भी खाया और बड़ा ज़बरदस्त खाना वहाँ मिलता था। तो सराय मुल्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि उस ज़माने मुल्तान से लोग जो ट्रेडर्स हमारे जाया करते थे अशिया लेकर यहाँ से आज़रबाईजान तक, आप देखिए तो वहाँ बहुत से लोग चूँकि जाते थे उस ख़ास एक जगह रहते थे सराय में, तो उसको सराय मुल्तान ही कहना शुरू कर दिया। सो आई थिंक ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक इंटरनेशनल लेवल पे किसी मुल्क में जाना और इस तरह से एक्नॉलेजमेंट लेना। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो वो तारीख में जो है बहरहाल एक इंटरेस्टिंग मैंने कहा जो मैं फैक्ट है वो शेयर कर दूं। अब जहाँ तक ये इस कम्युनिके की बात है ओआईसी की, आई एम ग्लैड इसमें जम्मू और कश्मीर का बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिक्र किया गया और उसमें 4 बातें बुनियादी तौर पे हैं। एक तो ये कि जम्मू और कश्मीर को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और ये हक़ खुद इरादियत उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो हैं उनके मुताबिक मिलना चाहिए। दूसरी जो बातें वो इससे भी अहम हैं। वो एक तो कम्युनिके ने बड़े वाज़े तौर पे ये बताया और कहा कि जो भारत ने 5 अगस्त 2019 को इक़दाम लिए थे वो सारे इलीगल थे और उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और चौथी बात जो कही गई वो ये कहा गया
कि जब तक जम्मू, और ये पाकिस्तान का बिल्कुल जो हम भी कहते हैं और मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता उस वक्त तक साउथ एशिया में देरपा अमन नहीं आ सकता। जम्मू और कश्मीर का तनाज़े का हल होना बहुत ज़रूरी है और वो हल ऐसा हो जो कि कश्मीरियों की जो सियासी उमंगें हैं उनके मुताबिक हो, तभी कहीं जाकर ये जनूबी एशिया में जो हम ट्रेड है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है, उसकी जो बातें करते हैं तभी मुमकिन है जब जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल होगा। तो ये चारों बातें इस डिक्लेरेशन में, कम्युनिके में मौजूद हैं। तो ये हमारे बिल्कुल इसी डिक्लेरेशन में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को बहुत ज़्यादा सराहा भी गया है और ये कहा गया है कि बहुत हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो उनकी अनटायरिंग एफर्ट थी टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो, जो 5 अगस्त को लेकर थी इन टर्म्स ऑफ मकबूजा कश्मीर। सो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश किया गया है। सो बेसिकली ट्रिब्यूट से ज़्यादा जो चीज़ काबिल गौर है वो ये ट्रायंगल है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया का। सो आप ये समझते हैं कि ये जो इस डिक्लेरेशन में बात की गई है इसने पाकिस्तान के किरदार को टू सम एक्सटेंड एक अहमियत का हामिल करार दिया है? देखिए, इसके अलावा भी ना एक OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर पे और उसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, निजेर और अज़रबैजान 5 ममालिक शामिल हैं। तो सऊदी अरब और तुर्की का तो एक किरदार हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कम्युनिकेज में अगर आप देखिए 2019 के पीछे अगर आप जाइए तो कम्युनिकेज में कश्मीर का इस तरह जिक्र नहीं मिलता जो कि 2 कम्युनिकेज में मिलता है। तो ये मेरे ख्याल में एक एवोल्यूशन आया है OIC की थिंकिंग। अभी हमने इसको सस्टेन करना है, बल्कि अब हमें ये करना चाहिए कि जो OIC के स्पेशल एनवॉय हैं ऑन कश्मीर उनको थोड़ा बहुत एक्टिवेट करना चाहिए, जो सेक्रेटेरिएट है, ताकि वो मुख्तलिफ OIC ममालिक में जाए, वहाँ पे ब्रीफ करे कि भाई क्या मामलात हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। क्योंकि उनको भारत ने, हमने जब भी OIC ने रिक्वेस्ट की है भारत से कि हमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो स्पेशल एनवॉय है या ह्यूमन राइट्स टू OIC का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके डेलीगेशन को मकबूजा जम्मू और कश्मीर आने दें, तो भारत ने हमेशा इनकार कर दिया। तो मेरे ख्याल में जो स्पेशल एनवॉय हैं OIC के, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान आने की बजाय ये करें कि बाकी जो 56 ममालिक हैं वहाँ जाएं, वहाँ कश्मीर सर आपको बिल्कुल बासित साहब आपको भी बिल्कुल मुकम्मल उबूर रहा है डिप्लोमेसी पे। सो मैं ये क्वेश्चन रेस करना चाहूँगी कि ये जो ट्रिब्यूट है ये इस तरह से हाईलाइट होना पाकिस्तान का, आप क्या समझते हैं? ये जो अभी आपने जैसे मकबूजा कश्मीर की बात की कि जितने प्रीवियस डिक्लेरेशंस थे उसमें इस तरह से हाईलाइट नहीं होता नज़र आया जितना कि हमें इस डिक्लेरेशन में नज़र आया। सो आप एक बड़ी कामयाबी या अचीवमेंट तस्वुर करते हैं जितने भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनकी? नहीं, ऑब्वियसली एक हमने इस OIC में तो हमने काम किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ना कि कम्युनिके से आगे बात होनी चाहिए। कम्युनिके में जो कुछ कहा गया अब उसको हमने आगे फर्दर भी तो लेकर जाना है ना। अगर हम यहाँ कंप्लेसेंट हो जाएंगे, बस इसी पे इत्तेफाक कर लेंगे कि जो कम्युनिके में आ गया बस वो काफ़ी है, तो दैट इज़ नॉट इनफ। ये तो एक कम्युनिके है। अब इसको प्रैक्टिकल मेजर्स क्या है, हमने इसको किस तरह रियलाइज करना है, भारत में किस तरह प्रेशर बिल्ड करना है। सर आपके ख्याल से क्या हो सकते हैं? बहुत सी चीजें हैं मुंतहा। मैं तो कहते थक भी गया हूँ। एक तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे एक स्पेशल एनवॉय ऑन जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट करना चाहिए। उसके अलावा जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। और फिर जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत को उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 11 के तहत उनको ये एक लिहाज से इख्तियार देता है कि वो प्लेबिसिट एडवाइज़र अपॉइंट करें। तो ये वो अपॉइंट कर सकते हैं और ये पहली बार भी नहीं होगा। 1990 में जब मुमताज़ हसन राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, उस ज़माने में भी एक एडवाइज़र अपॉइंट हुआ था, प्लेबिसिट एडवाइज़र। तो हम क्यों ये काम नहीं कर सकते? जो भारत डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाह रहा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उसको काउंटर करने का यही बेहतरीन तरीका है कि हम ऑनलाइन तमाम कश्मीरियों का डेटा है वो इकट्ठा करना शुरू कर दें, ताकि हमें मालूम हो कि कौन लोग, अगर प्लेबिसिट होता है मुस्तकबिल में, तो कौन लोग वोट दे सकेंगे या कौन उनमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो ये तमाम वो चीज़ें, इसलिए मैं कहता हूँ
कि अब इस पे बैठ नहीं जाना चाहिए इस कम्युनिटी कि जी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। अब मुश्किल काम तो अब शुरू हुआ है कि आपने किस तरह भारत पे प्रेशर बिल्ड करना है, क्योंकि भारत ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी OIC का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, बल्कि वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। जो 22 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास की थी, उन्होंने ये क्लेम किया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर भी हमारा और हमारा होना हम उनको वापस लेंगे। बल्कि राजनाथ सिंह ने, जो उनके होम डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल परसों एक बयान दिया है कि जी हमें अब बाय फोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त आएगा कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग हैं ख़ुद ही भारत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो ये उनकी खुशफहमी तो हो सकती है, कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों को मालूम है कि जो कुछ इस वक्त भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो कश्मीरी क्यों ये फैसला करेंगे कि वो भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रहें भारत में। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हमें बहैसियत रियासत, क्योंकि हम बेसिक एक बुनियादी स्टेक होल्डर हैं जम्मू और कश्मीर के तनाज़े में, तो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमें इसमें मज़ीद रोबस्टनेस दिखानी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी में वो वर्व होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, ताकि हम इसको सस्टेन तरीके से आगे लेकर चलें और कोई मिस स्टेप नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाजी में हमने बहुत से मिस स्टेप्स लिए जम्मू और कश्मीर के मामले में, जिसकी वजह से हमारी जो कश्मीर के हमारी क्रेडिबिलिटी थी, जो हमारा स्टांस था दुनिया भर में, उसको थोड़ा अंडरमाइन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक सस्टेन तरीके से, कोहेरेंट तरीके से, वेल निट तरीके से हम आगे चले, कैलिब्रेटेड तरीके से, ताकि हमारी आवाज़ सुनी जाए और जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हो, क्योंकि ये हमारे मफाद में भी और भारत के मफाद में भी है, ताकि हम एक अच्छे हमसायों की तरह एक दूसरे के साथ रह सकें। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल पीस के लिए भी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भी, फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए भी। बासित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आई एम वेरी होपफुल टू सी यू बैक इन द स्टूडियो एज सुन एज यू कैन। सो यहाँ पर लेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और बहुत होपफुल हैं OIC डिक्लेरेशन में जिस तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है पाकिस्तान के अनटायरिंग एफर्ट्स को। सो डिप्लोमेटिक मिशंस की बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर करते हैं, और इसी तनाजुर में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं ये बहुत तेज़ी से भी अपना काम जारी रखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, और मसला कश्मीर बहुत जल्द हम हल होता अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मुंतहा हसन को इजाज़त दीजिएगा। डिसाइफर विद अब्दुल बासित से खुदा हाफिज़।